हाँ भाई, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में ये अपने पढ़ा था कि एक तो मानव निर्धनता सूचकांक था, वो तो 1997 में मानव विकास रिपोर्ट में शामिल किया गया था। अगर क्वेश्चन आ जाए कि बहुआयामी निर्धनता सूचकांक को मानव विकास रिपोर्ट में पहली बार कब शामिल किया गया था, तो कब शामिल किया गया था? 2010 में। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक को वर्ष 2010 में मानव विकास रिपोर्ट में शामिल किया गया था। ये लाइन याद रखने में प्रश्न आता है इसे यहां से। फिर अपने ये पढ़ा था कि बहुआयामी निर्धनता सूचकांक है वो 3 आयामों पर आधारित है, और 3 आयामों के कितने सूचक लिए गए हैं? 10 सूचक इसमें शामिल किए गए हैं, जिसमें 2 सूचक किससे संबंधित हैं? शिक्षा से संबंधित हैं, 2 सूचक स्वास्थ्य से संबंधित हैं, और 6 सूचक किससे संबंधित हैं? जीवन स्तर से संबंधित हैं। ये हो गया था अपने। ये नहीं लिखा होगा कि भाई कि कितने लोग भारत में बहुआयामी निर्धनता से ग्रसित है, लाइन नहीं लिखाई ना? लिखो तो फिर आप लिखो मानव विकास रिपोर्ट है, मानव विकास रिपोर्ट है। जहां से कल आपने छोड़ा था वहां से लिखना है मानव विकास रिपोर्ट है 2020। मानव विकास रिपोर्ट 2020 में बहुआयामी निर्धनता के अनुमान दिए गए। मानव विकास रिपोर्ट 2020 में बहुआयामी निर्धनता के अनुमान दिए गए, जिसमें भारत के 27.6%, भारत के 27.6%, ब्रैकेट में लिख लो 37.98 करोड़ लोग, 37 पॉइंट कितना लिखा है मैंने, उसको 37.8 करो, 37.8 करोड़ लोग बहुआयामी निर्धनता से त्रस्त हैं, बहुआयामी निर्धनता से त्रस्त हैं। तो देखो मानव विकास रिपोर्ट 2020 में बहुआयामी निर्धनता के अनुमान दिए गए हैं। उन अनुमानों की अगर अपन बात करें तो भारत में कितने परसेंट लोग बहुआयामी निर्धनता से त्रस्त हैं? कितने परसेंट की बात करें अपने, तो कितने हैं? 27.6%। कितने लोग बहुआयामी निर्धनता से त्रस्त हैं? तो 37.8 करोड़ लोग। फिर लिखो नीचे वर्ष 2022 की मानव विकास रिपोर्ट, वर्ष 2022 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत अफगानिस्तान के बाद दक्षिणी पूर्वी एशिया का अफगानिस्तान के पास बाद दक्षिणी पूर्वी एशिया का सर्वाधिक निर्धन देश है, सर्वाधिक निर्धन देश है। तो 2022 की जो मानव विकास रिपोर्ट है उसमें बताया कि भाई अफगानिस्तान है वो तो युद्ध से ग्रसित है, उसमें तो युद्ध वगैरह चलता रहता, तो उसको अब छोड़ दो। उसके अलावा दक्षिणी पूर्वी एशिया में भारत सबसे गरीब राष्ट्र है, मतलब गरीबी में भारत 1 नंबर पर है। हाँ भाई, भारत गरीब है इसका मतलब भारत की जनता है तो गरीब होगी ना।
भारत गरीब का मतलब भारत किससे बना, जनता से तो बना, तो भारत गरीब है इसका मतलब भारत की जनता गरीब है। हाँ चलो आगे लिखो। इस रिपोर्ट के अनुसार, इस रिपोर्ट के अनुसार 22.8 करोड़ लोग, इस रिपोर्ट के अनुसार 22.8 करोड़ लोग बहुआयामी रूप से, बहुआयामी रूप से निर्धन है। 22.8 करोड़ लोग बहुआयामी रूप से क्या है, निर्धन है। अब आप इसमें एक डाटा अपन को और लिखना है, सामाजिक आर्थिक जनगणना, देखो सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011, उसके कुछ डाटा लिखने हैं। फिर उसके बाद में गरीबी क्यों हुई भारत के अंदर, इसके कारण लिखने हैं। गरीबी को दूर करने के उपाय क्या हैं, मतलब गवर्नमेंट ने गरीबी दूर करने के लिए कौन कौन से प्रोग्राम शुरू कर रखे हैं, एक अपने को वो पढ़ना है। तो गरीबी वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद में भारतीय खाद्य सुरक्षा अपने को शुरू कर देंगे अपन, खाद्य सुरक्षा वाला टॉपिक। क्या किसमें, टेस्ट में? हाँ, राष्ट्रीय विकास कितनी तारीख को है, तो तब तक करवा देंगे। तो ओहो करवा देंगे, करवा देंगे। हाँ लिखो अभी, सामाजिक आर्थिक, सामाजिक आर्थिक जाति, हाँ हेडिंग डालो, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना, जनगणना 2011, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011। लिखो, भारत में, भारत में ग्रामीण निर्धनता, भारत में ग्रामीण निर्धनता का अनुमान लगाने के लिए, अनुमान लगाने के लिए पहला व्यापक सर्वे है, पहला व्यापक सर्वे है, पहला व्यापक सर्वे है, जिसकी रिपोर्ट, जिसकी रिपोर्ट जुलाई 2015, जिसकी रिपोर्ट जुलाई 2015 में जारी की गई। फिर लिखो, इस सर्वे में गरीब परिवारों को, इस सर्वे में गरीब परिवारों को आय व परिसंपत्ति, आय व परिसंपत्ति के आधार पर परिभाषित किया गया, आय व परिसंपत्ति के आधार पर परिभाषित किया गया। इसमें 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं यहां से। अगर प्रश्न बन जाता है आपका पहला कि सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 का उद्देश्य क्या है, तो आपका उत्तर होना चाहिए ग्रामीण निर्धनता का अनुमान लगाना। या फिर प्रश्न आ जाए कि ग्रामीण निर्धनता का अनुमान लगाने के लिए भारत में किया गया पहला व्यापक सर्वे कौन सा है, तो आपको नाम बताना है सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011। ये समझ आ गई होगी। इस सर्वे की जो रिपोर्ट आई, देखो इस सर्वे का उद्देश्य क्या है, ग्रामीण निर्धनता का अनुमान लगाना। और इस सर्वे की रिपोर्ट कब आई, जुलाई 2015 में। और इस सर्वे में या इस रिपोर्ट में गरीबी को किस तरीके से परिभाषित किया है, आय और परिसंपत्ति के रूप में उसको परिभाषित किया है।
क्लियर आता है? तो गरीबों की परिभाषा किस रूप में दी है? आय और परिसंपत्ति के रूप में। जैसे अपन पीछे गरीबों की परिभाषा पढ़ रहे थे, प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय के आधार पर पढ़ा था ना अपने। जैसे गांवों में 800 रुपये, 816 रुपये, शहरों में 1000 रुपये। उससे पहले अपने पढ़ा था कैलोरी के आधार पर भी अपने पढ़ा था, ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है, शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। तो ये जो ग्रामीण निर्धनता का अनुमान लगाने के लिए जो सर्वे किया गया, तो उसमें गरीब परिवारों को किस रूप में परिभाषित किया गया? आय और परिसंपत्ति किया गया। इसमें फिक्स कर दिया कि भाई ये आय, ये परिसंपत्तियां हैं, तो इसका मतलब वो परिवार गरीब नहीं है जिसके पास ये संपत्तियां नहीं है, इसका मतलब वो परिवार गरीब है। इसमें 7 अपवंचन दिए गए हैं, लिखो आगे। इस उद्देश्य से कौन से उद्देश्य से? अरे इस उद्देश्य से, कौन से उद्देश्य से? गरीब परिवारों को परिभाषित करने के उद्देश्य से। समझा गया यहां तक? इस उद्देश्य मतलब गरीब परिवारों को परिभाषित करने के उद्देश्य से। तो इस उद्देश्य से आगे लिखो, इसमें 7 अपवंचन सूचक, 7 अपवंचन सूचक, 7 अपवंचन सूचक सम्मिलित किए गए। 7 अपवंचन सूचक सम्मिलित किए गए। अरे इसमें 7 इंडिकेटर दिए गए हैं। अगर कोई परिवार इन 7 सूचकों से या 7 इंडिकेटरों से वंचित है, तो इसका मतलब उस परिवार को क्या माना गया है? गरीब माना गया। आप चाहो तो ये 7 अपवंचन मैं आपको लिखा दूं, और अगर नहीं चाहो तो आगे चलें फिर। है 7 अपवंचन सूचक हैं इस सर्वे में। इन 7 अपवंचन सूचकों के आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि भाई कौन से परिवार गरीब है, कौन से परिवार गरीब नहीं है। लिखवा दूं क्या फिर? चलो तो लिखो फिर। हाँ अब तान दो, नाम लिख दियो, मतलब लिखाओ फिर। चलो लिखो फिर, 7 अपवंचन सूचक लिखो, फटाफट लिख लो फिर। पहला लिखो, ऐसे परिवार जिनके पास कच्ची छत व दीवारों वाला एक कमरे से अधिक का घर नहीं है। एक कमरे से अधिक का घर नहीं है। इसका मतलब ये परिवार एक संपत्ति से वंचित है। अपवंचन ही पढ़ेंगे ना अपने, कौन सी संपत्ति से वंचित है? कि कच्ची छत और कच्ची दीवारों वाला एक कमरे से, मतलब एक झोपड़ी से ज्यादा उसके पास कोई घर नहीं है। तो इसका मतलब वो परिवार क्या है? गरीब। ये 7 अपवंचन दिए हैं। दूसरा लिखो, 18 से 59 वर्षों के बीच 18 से 59 वर्षों के बीच कोई वयस्क सदस्य नहीं है। 18 से 59 वर्षों के बीच कोई वयस्क सदस्य नहीं है। लिख लिया? इसका मतलब वो परिवार एक कमाने वाले व्यक्ति से क्या है? वंचित है। उस परिवार में 18 साल से लेकर के 59 साल तक का कोई भी वयस्क पुरुष नहीं, कोई वयस्क व्यक्ति नहीं है। इसका मतलब इसका मतलब ये हुआ इस परिवार में कोई कमाने वाला सोर्स नहीं है। तो इस संपत्ति से भी वो क्या है? वंचित है। भाई कहेंगे भाई मार तो कमाने वाला कोई नहीं, कोई आधार तो कमा वाला है 4 आदमी, ठीक है ना? तो ये भी एक संपत्ति है। आगे लिखो, तीसरा अपवंचन है, महिला ही परिवार की मुखिया है। महिला ही परिवार की मुखिया है। बात तो खैर सबकी है। है? अरे लिखो लिखो तो तुम यार, तुम तो आगे आधा अधूरा लिखा है मैंने भी। हाँ हाँ लिखो, महिला ही परिवार की मुखिया है तथा
महिला ही परिवार की मुख्य है तथा 18 से 59 वर्ष की आयु, 18 से 59 वर्ष की, सॉरी मैंने 18 की जगह 16 करो भाई, 16 से 59 वर्ष की आयु, 16 से 59 वर्ष की आयु का कोई पुरुष 16 से 59 वर्ष की आयु का कोई पुरुष नहीं है, कोई पुरुष नहीं है। मतलब ऐसे परिवार जिनकी मुखिया तो महिला है, लेकिन उस परिवार में 16 साल से लेकर के 59 साल तक का कोई पुरुष सदस्य उस परिवार में नहीं है, उसको भी इसमें शामिल किया गया है। कितने हो गए? 4 नंबर लिखो। परिवार जिनमें विकलांग वयस्क व्यक्ति है, परिवार जिनमें विकलांग वयस्क व्यक्ति है तथा कोई भी स्वस्थ सदस्य नहीं है, कोई भी स्वस्थ सदस्य नहीं है। भाई परिवार के अंदर कोई न कोई एक विकलांग व्यक्ति है और बाकी सारा वह भी बीमारी चल रहे हैं, कोई स्वस्थ सदस्य परिवार में नहीं है। ऐसा परिवार कितने हो गए? 5 नंबर लिखो। 7 क्यों लिखा जैसी? लिख ले शोभ, 5 लिखा गया, 7 भी लिखा जैसी। हाँ लिखो भाई, SC/ST परिवार, SC/ST परिवार, अरे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवार। 5 हो गए, 5 हो गई ना। 6 नंबर लिखो, 25 वर्ष की आयु, 25 वर्ष की आयु से अधिक, 25 वर्ष की आयु से अधिक का कोई पढ़ा लिखा नहीं है, 25 वर्ष की आयु से अधिक का कोई पढ़ा लिखा नहीं है। मतलब परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी उम्र तो 25 साल से ज्यादा है लेकिन वो पढ़ा लिखा नहीं। क्लियर यहां तक? आगे लिखो, भूमिहीन परिवार। 7 नंबर लिखो, भूमिहीन परिवार जिनकी अधिकतर आय भौतिक परिश्रम से प्राप्त होती है, भौतिक परिश्रम से प्राप्त होती है। अरे उनके कोई ब्याज के, कोई किराया के, कोई लाभांश से, कोई शेयर मार्केट से, इस तरह की कोई इनकम नहीं आती। उनका इनकम किससे आती हो? भौतिक परिश्रम से आती हो, मतलब मजदूरी जाके करता है तब इनकम आती है। तो ऐसे परिवार, तो कहने हैं मतलब जो परिवार इन 7 अपवंचन के अंतर्गत आता है या 7 संपत्तियों से वंचित है, जो मैंने 7 लिखा है ना, इनसे यदि वंचित है तो उस परिवार को क्या माना गया है? गरीब माना गया है। आगे लिखो, इनके अलावा, एरो का निशान लगा, लिखो, इनके अलावा बेघर, इनके अलावा बेघर, बेघर जानते हो ना? हाँ, बेघर कोमा लगाओ, निस्सहाय, निस्सहाय, ये भी जान गए होंगे, जिनके कोई सहारा नहीं हो, निस्सहाय। कभी कोई नहीं तो ऐसा सारा तो बंदा रहा, आता हूं ज्यादा कहीं गोंदी क्या फिर निस्सहाय को नहीं हो फिर मजबूर हो जाओगा अब निस्सहाय समझ रहे हो, फिर मजबूर समझोगे। हाँ, अब इसमें क्या लिखा है मैंने? जो बेघर हैं, निस्सहाय हैं, कोमा लगाओ, भिखारी हैं
भिखारी हैं। कोमा लगाओ। हाथों से गंदगी उठाने वाले हैं। हाथों से गंदगी उठाने वाले हैं। पिछड़ी जनजातियों से हैं। तथा पिछड़ी जनजातियों से हैं तथा बंधुआ मजदूर हैं। बंधुआ मजदूर हैं। इन लोगों को भी गरीब परिवारों में शामिल किया गया है। गरीब परिवारों में शामिल किया गया है। फिर लिखो नीचे। इस सर्वे के अनुसार सर्वे का नाम क्या है? सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011। बिल्कुल। इस सर्वे के अनुसार देश में 27 करोड़ 50 लाख लोग 27 करोड़ 50 लाख लोग अभाव की जिंदगी जी रहे हैं। अभाव की जिंदगी जी रहे हैं। अभाव की जिंदगी जी रहे हैं। लिख लिया? इसका मतलब उनके पास न तो घर है रहने के लिए, न उनके पास कमाने वाला कोई व्यक्ति है। यही तो है ना? तो ऐसे कितने लोग हैं अपने देश के अंदर? 27 करोड़ 50 लाख लोग हैं, जिनकी जो मैंने आपको 7 कंडीशन लिखाई हैं, 7 के अलावा कुछ नीचे भी लिखाए हैं। तो इस तरह के 27 करोड़ 50 लाख लोग देश के अंदर हैं। अब आप लिखो गरीबी निवारण कार्यक्रम। हेडिंग डालो। 1 मिनट, सॉरी, एक गरीबी के कारण भी लिखाऊं आपको, क्योंकि आपके 9, 11, 10th है और 11th की क्लास में वो कारण भी दे रखे हैं, तो वो भी आप लिख लो। क्वेश्चनों के रूप में लिखा दूंगा तो, क्योंकि ज्यादा उसमें व्याख्या की तो कोई जरूरत है नहीं। क्यों? चलो लिखो 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 तो लिखो निर्धनता के कारण। हाँ, हेडिंग डालो निर्धनता के कारण। निर्धनता के कारण। पहला कारण लिखो है, हाँ पॉइंट पॉइंट लिखा रहा हूं। निर्धनता के कारण पहला पॉइंट लिखो आप, जनसंख्या वृद्धि तथा जनसंख्या वृद्धि तथा विकास प्रारूप की कमियां। जनसंख्या वृद्धि तथा विकास प्रारूप की कमियां। जनसंख्या वृद्धि तथा विकास प्रारूप की कमियां। इसमें देखो जो आपको बातें याद रखनी है, जनसंख्या वृद्धि, यह आपको पता है कि भारत में जनसंख्या रूप से बढ़ी है, विस्फोटक रूप से बढ़ी है जनसंख्या। ये आपको पता है भारत में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या वृद्धि दर रही है वो कौन से दशक में रही है? कौन से दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि रही है? 1971 से 81 का जो दशक है उसमें भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर रही है। और यह आपको पता है कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो तो विश्व क्षेत्रफल का कितना है? 2.5% है, जबकि भारत की जनसंख्या है मतलब 2.4% क्षेत्रफल में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। क्योंकि भारत की पॉपुलेशन है विश्व पॉपुलेशन का कितना है? 17.5% है, जबकि क्षेत्रफल कितना है? केवल 2.4% है। ये तो जनसंख्या के संबंध में आपको पता होना चाहिए। अब बात करें अपन विकास की,
तो भारत में बिल्कुल ग्रोथ रेट बढ़ी है, जीडीपी बढ़ी है, लेकिन अपन पीछे पड़ चुके हैं कि भारत की जो समृद्धि है वो केवल सेवा क्षेत्र के कारण हुई है, कृषि और औद्योगिक क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है। जबकि ज्यादा रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र है कृषि, एक नंबर पर है, फिर औद्योगिक क्षेत्र, और इन दोनों का ही विकास नहीं हुआ। सिर्फ क्या हुआ है, सर्विस सेक्टर का विकास हुआ है। या आपको पता होगा कि जो 2011 के जो एनएसएसओ के डाटा हैं, उस डाटा के अनुसार भारत की 48.9% जो जनसंख्या है, या ये मान लो कि कार्यकारी जो पॉपुलेशन है, कार्यकारी समझ रहे हो ना आप, जो वर्किंग फोर्स है, कार्यकारी जनसंख्या का 48.9% लोग किसमें लगे हुए हैं, कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं। जबकि देश की जीडीपी में कृषि का योगदान 13.9% है। अगर अपन नए डाटा जीवीए के आधार पर ले भी तो भी 15% के लगभग ही तो है। जीवीए में मतलब देश की इनकम है, उसमें तो योगदान है केवल कृषि क्षेत्र का 15% है। जबकि कितने लोग उसमें कार्यरत हैं, 48.9, आप 49-50% मान लो, आधे लोग मान लो, आधे लोग उसमें लगे हुए हैं, तो इसका मतलब वो लोग क्या है, गरीब है। इसमें एक बात याद रह जाएगी ना आपके। दूसरा पॉइंट लिखो, कार्य सहभागिता दर कम होना, कार्य सहभागिता दर कम होना, कार्य सहभागिता दर कम होना। इसमें एक लाइन लिख लो आप, कार्य सहभागिता दर कम होना। इसमें लिखो वर्ष 2011 के अनुसार देखो ये एनएसएसओ का डाटा है 2011 का, के अनुसार भारत में कार्य सहभागिता दरें, भारत में कार्य सहभागिता दर 39.9% है, 39.9%, 39.9%। कहने मतलब जितनी पॉपुलेशन है उसमें काम करने वाले लोग कितने हैं, 39.9% है। जबकि जापान में, ये दरें, जबकि जापान में ये दरें 49%, 49% तथा जर्मनी में 48% है, जर्मनी में 48% है। कहने मतलब अगर अपन उन देशों से कंपैरिजन करें भारत का, तो भारत की कार्य सहभागिता दर क्या है, कम है। काम ही नहीं कर रहे लोग, काम नहीं कर रहे, इसका मतलब वो क्या है, गरीब है। फिर लिखो, एक लाइन और लिखो, महिलाओं की कार्य सहभागिता दरें, हाँ इसी के अंदर है, इसी में लिखना है, महिलाओं की कार्य सहभागिता दरें भारत में और भी कम है। महिलाओं की कार्य सहभागिता दरें भारत में और भी कम है। हालांकि घर जा रहा बात कहते तो हो जाए लड़ाई कि भाई मैं तो सारे दिन काम करूं तो कार्य भागी भाई कहने मतलब वही कहे मैं सारे दिन काम लगी रहूं, सारे के तो गया यार जाए खड़ा हो गया उठागा भाई कहे भाई मैं तो सारे दिन काम करूं, मैं तो पक्की गुंटी के, अरे तो गया 5 मिनट खड़े और वापस आ जाओ, फिर 5 मिनट गया वापस आ जाओ चलो आगे लिखो फिर। तो कार्य सहभागिता दर भारत में कितनी है, 39.9% है, और महिलाओं की इससे भी कम है। तीसरा पॉइंट लिखो, भूमि का असमान वितरण, भूमि का, अगला पॉइंट भूमि का असमान वितरण, भूमि का असमान वितरण। देखो भूमि भी एक परिसंपत्ति है, समझ नहीं। अब अपने देश में ज्यादातर जो लोग हैं या ज्यादातर जो किसान हैं वो या तो सीमांत कृषक हैं या लघु कृषक हैं। सीमांत किसान किसको बोलते हैं, सीमांत कृषक या सीमांत भूमि, सीमांत कृषि भूमि। देखो मैं बता देता हूं आराम से,
कृषि भूमि की साइज, ध्यान सुनो भाई, कृषि भूमि की साइज यदि 1 हेक्टेयर से कम है, 1 हेक्टेयर से कम है तो वो कौन सी होगी? सीमांत भूमि होगी। और जिस किसान के पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है, कृषि भूमि है, तो उसको अपन क्या कहेंगे? सीमांत कृषक। और जिनके पास 1 हेक्टेयर है और 1 हेक्टेयर से ज्यादा है लेकिन 2 हेक्टेयर से क्या है? कम है, उसको अपन क्या कहेंगे? मध्यम नहीं, लघु किसान। उसको क्या कहेंगे? लघु किसान। मध्यम कहेंगे, एक तो मध्यम में भी अर्ध मध्यम होता है, जो 2 हेक्टेयर है लेकिन 4 हेक्टेयर से क्या है? कम है, वो अर्ध मध्यम है। और 4 से लेकर के 10 हेक्टेयर तक, लेकिन 10 पूरा नहीं, 10 हेक्टेयर से कम, वो है मध्यम। और जिसके पास 10 हेक्टेयर या 10 हेक्टेयर से ज्यादा है वो होता है वर्ध। उसको आप वर्ध कृषि जोत बोल सकते हो। और जिसके पास वो जोत है उतनी जिसका स्वामी है उसको आप क्या बोल सकते हो? वृद्ध किसान या बड़े किसान। तो बड़े किसान का मतलब उसके पास जमीन ज्यादा है, वैसे बड़ा नहीं है वो, जमीन ज्यादा है उसके पास। ठीक है भाई, बड़ा किसान वर्ध किसान वो लंबो चौड़ो और खूब नहीं, उसके पास क्या है? जमीन ज्यादा है। कई क्या दिमाग लगा ली, मैं कल्पना कर ली खूब सारे वो ऐसे नहीं करना हो। कितने हो गए भाई? कितने पॉइंट हो गए? 3 हो गए ना? 4 लिखो। रोजगारहीन समृद्धि, रोजगारहीन समृद्धि, रोजगारहीन समृद्धि। देखो आपने पढ़ा था कि 1991 के बाद में समृद्धि दर तो अपनी ऊंची रही है, लेकिन वो समृद्धि रोजगारहीन रही है, रोजगार पैदा नहीं कर पाई। और ये आपको पता है कि भाई बेरोजगारी का और निर्धनता का उच्च स्तर का एक कोरिलेशन होता है। बेरोजगारी का और गरीबी का एक उच्च स्तर का कोरिलेशन होता है, उच्च स्तर का सहसंबंध होता है। बेरोजगारी जिस राष्ट्र में ज्यादा होगी उस राष्ट्र में गरीबी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो अपने देश के अंदर जो ग्रोथ हुई है उस ग्रोथ ने लोगों को रोजगार नहीं दिया, जिससे बड़ी पॉपुलेशन क्या होगी? बेरोजगार होगी। और बेरोजगारी ने क्या कर दिया? लोगों को गरीब कर दिया। क्लियर है? अगला पॉइंट लिखो। खाद्यान्न कीमतों में तीव्र वृद्धि, खाद्यान्न कीमतों में तीव्र वृद्धि, खाद्यान्न कीमतों में तीव्र वृद्धि। खाद्यान्नों की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। और यह आपको पता है कि गरीब परिवारों का ज्यादातर जो खर्चा होता है वो किस पर होता है? अपने खाद्यान्नों पर होता है। भाई अमीर लोगों की बात नहीं कर रहा, अमीर लोगों को आता खाने के ऊपर अपना 0.00001% भी नहीं होता अपनी इनकम का। अरे ये थोड़ी है कि अमीर खाते नहीं है खाते तो खूब है लेकिन उनकी इनकम बहुत ज्यादा है, तो इनकम का बहुत छोटा सा अंश वो अपने खाने पर खर्च होता है उनका। क्लियर? आता है? गरीब परिवार की इनकम कम होती है, इनकम कम होती है तो अपनी इनकम का ज्यादातर हिस्सा किस पे खर्च हो जाता है? खाने पर ही खर्च हो जाता है। अब बच्चों की पढ़ाई के लिए, स्वास्थ्य के लिए, कपड़ों के लिए इनके पास कोई इनकम नहीं बच पाती। अब देखो ज्यादातर इनकम किस पे खर्च हो रही है? खाद्यान्नों पे खर्च हो रही है। खाद्यान्न हो गए महंगे तो उनकी हालत है और ज्यादा खराब हो जाती है। मतलब खाद्यान्नों की कीमतें बढ़ने से गरीब और ज्यादा गरीब हो जाता है, क्योंकि खाद्यान्नों की कीमतें बढ़ने से अमीर लोगों के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब आप देख लो पिछले कुछ सालों से खाद्यान्नों की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। अनाज खूब महंगा हो रहा है, खाद्य तेल खूब महंगा हो रहा है, दालें खूब महंगी हो रही हैं, ये कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो इन कीमतों का ज्यादा प्रभाव किस पे पड़ने वाला है? गरीब परिवार। इसका मतलब गरीब और ज्यादा गरीब होते चले जाएंगे जब खाद्यान्नों की कीमतें बढ़ती हैं। अब क्वेश्चन लिखो, देखिए आप तो सही कर दोगे। हाँ लिखो। गरीबी का कारण है, क्वेश्चन लिखो, गरीबी का कारण है, गरीबी का कारण है। पहला लिखो, निम्न पूंजी निर्माण, निम्न पूंजी निर्माण, निम्न पूंजी निर्माण। दूसरा लिखो, आधारिक संरचनाओं का अभाव,
आधारिक, अरे आधारिक बोल रहा हूं मैं, अरे आधारिक, मुझे पता था आप तय कै को तय करोगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारिक को इंग्लिश बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। आधारिक संरचना का अभाव, पहला कौन सा लिखाया? पहला लिखा है निम्न पूंजी निर्माण, और दूसरा लिखा है मैंने आधारिक संरचना का अभाव। तीसरा लिखो विकल्प 1 व 2, विकल्प 1 व 2, और चौथा लिखो इनमें से कोई नहीं। तीसरा विकल्प 1 व 2, क्या बोल रही है? लिख लें तीसरा विकल्प 1 व 2, और 4 नंबर लिखो इनमें से कोई नहीं। सही कौन सा होगा? है बिल्कुल 3 नंबर। क्योंकि निम्न पूंजी निर्माण का मतलब होता है कि गरीब परिवारों की इनकम कम होती है, और गरीब परिवारों की इनकम कम होती है तो परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास परिसंपत्तियां खरीदने के लिए पैसे नहीं बचते। और जब वो परिसंपत्तियां निर्मित नहीं कर पाते तो उनकी आय कमाने की कैपेसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। आय अर्जन करने की क्षमता कम होगी, और आय अर्जन करने की क्षमता कम है तो उनकी इनकम कम हो जाएगी, और कम इनकम उनको वापस क्या बना देगी? गरीब बना देगी। मतलब आपको एक प्रोफेसर नक्करसे के लिखा था ना, प्रोफेसर नक्करसे के अनुसार ये था भाई गरीब परिवारों के पूंजी निर्माण कम होता है, और कम पूंजी निर्माण उनको गरीब बनाए रखता है। ये तो भाई गरीबी का कारण क्या है? गरीबी है। गरीबी का परिणाम क्या है? गरीब है। लोग गरीब क्यों हैं? क्योंकि वो पहले से क्या है? गरीब है। पहले से उनके पास संपत्तियां नहीं है, पूंजी नहीं है उनके पास है, तो कमाने के सोर्स उनके कम है, तो इनकम कम होगी। इनकम कम होगी तो सीधी बात है वो कम कमा पाएंगे, समझ, कम खा पाएंगे, जिससे उनके क्या है भाई, काम करने की कार्य क्षमता भी उनकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एजुकेशन उनकी कम हो जाएगी, ठीक है ना? तो इस वजह से वो क्या है? गरीब बने रहेंगे। और दूसरा मैंने बताया आधारिक संरचना का अभाव। अपने देश के अंदर कृषि संबंधी आधारिक संरचना और उद्योग संबंधी, उद्योग के विकास संबंधी आधारिक संरचनाओं का पर्याप्त विकास नहीं हुआ। इस वजह से कृषि क्षेत्र पिछड़ गया, और ज्यादातर लोग आपको पता है कृषि क्षेत्र पर डिपेंड है। ये पिछड़ गया तो वो लोग क्या हो गए? गरीब हो गए। औद्योगिक आधारिक संरचना का भी पर्याप्त विकास नहीं हुआ, जिससे इस क्षेत्र में भी लोगों को रोजगार नहीं मिला, जिससे वो क्या रह गए? गरीब रह गए। अगला लिखो क्वेश्चन है, निर्धनता का कारण है, हाँ, निर्धनता का कारण है। पहला लिखो मांग का अभाव, मांग का अभाव, मांग का अभाव। दूसरा लिखो जनसंख्या का दबाव, तीसरा लिखो सामाजिक, सामाजिक ऑब्लिक लगाओ कल्याण व्यवस्था, सामाजिक ऑब्लिक लगाओ कल्याण व्यवस्था का अभाव। लिख लिया? और 4 नंबर लिखो उपरोक्त सभी। तो कौन सा करोगे? इसमें करना 4 नंबर उपरोक्त सभी। अगर इस लैंग्वेज में कोई क्वेश्चन आता है तो इसका मतलब है गरीबी के क्या क्या कारण हो गए? गरीबी का कारण हो गया साहब निम्न पूंजी निर्माण भी गरीबी का कारण है, और आधारिक संरचना का अभाव भी गरीबी का कारण है, मांग की कमी भी गरीबी का कारण है, क्योंकि देश में लोग गरीब हैं इसलिए वो मार्केट में इंडस्ट्रियां जो वस्तुएं बनाती है उनकी डिमांड कम है, वो डिमांड ही नहीं करते, और इस वजह से इंडस्ट्रियां विकसित नहीं हो पाती, तो मांग की भी कमी है। और चौथा मैंने क्या बताया इसमें, और क्या बताया भाई? सामाजिक और कल्याण व्यवस्था का क्या है? अभाव है, और पॉपुलेशन का भारत के ऊपर क्या है? काफी दबाव है। इस वजह से भी भारत के लोग क्या है? गरीब है।
अब आप लिखो निर्धनता निवारण कार्यक्रम। निर्धनता निवारण कार्यक्रम। निर्धनता निवारण कार्यक्रम। पहली लाइन लिखो निर्धनता निवारण, निर्धनता निवारण 5वीं पंचवर्षीय योजना, निर्धनता निवारण 5वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रखा गया था। निर्धनता निवारण 5वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रखा गया था। इससे पूर्व नीति निर्माताओं, इससे पूर्व नीति निर्माताओं की धारणा थी, नीति निर्माताओं की धारणा थी कि नीति निर्माताओं की धारणा थी कि तीव्र संवृद्धि का रिसाव प्रभाव, एक मिनट, तीव्र संवृद्धि का रिसाव प्रभाव स्वतः निर्धनता दूर कर देगा। स्वतः निर्धनता दूर कर देगा। देखो गरीबी के ऊपर सबसे पहले विचार 5वीं पंचवर्षीय योजना में किया। 4 पंचवर्षीय योजनाएं कंप्लीट हो गई थी, लेकिन गरीबी के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि जो भी नीति निर्माता थे उनकी धारणा क्या थी कि आप तो सिर्फ किस पे ध्यान दो, तीव्र संवृद्धि पर ध्यान दो, आप ग्रोथ के ऊपर ध्यान दो, समझा कि नहीं। और ये जो तीव्र ग्रोथ है अर्थव्यवस्था की, वो तीव्र ग्रोथ है रिसाव प्रभाव छोड़ेगी। क्या छोड़ेगी? रिसाव प्रभाव, टिपिकल इफेक्ट छोड़ेगी, रिसाव प्रभाव छोड़ेगी। वो रिसाव प्रभाव स्वतः ही क्या कर देगा? गरीबी दूर कर देगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में भाई चिड़ियों विड़ियों के लिए अलग से आपको पानी रखने की जरूरत नहीं है। आप जो मटके घर में रखते हो ना, उन मटकों से पानी जब नीचे रिस्क आएगा तो चिड़िया विड़िया वो तो अपने आप ही क्या पास से बुझा लेंगी। तो आप तो सिर्फ क्या करो, ग्रोथ पे ध्यान दो। और ग्रोथ आप करोगे तो अर्थव्यवस्था में इतना पैसा आएगा कि वो पैसा नीचे तक रिश्ता रिश्ता किसके पास चला जाएगा? गरीब परिवारों के पास अपने आप ही चला जाएगा। जैसे अपन पानी यहाँ से गिराते हैं तो डाल केवल अपने आप ही चला जाएगा ना, तो वैसे पैसा अपने आप उनके पास चला जाएगा, उनकी ओर ध्यान देने की जरूरत नहीं, गरीबी तो अपने आप ही क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। लेकिन 4 पंचवर्षीय योजनाएं कंप्लीट होगी, उसके बाद भी गरीबी दूर होने की बजाय बढ़ती जा रही थी। तो फिर ये सोचा गया भाई नहीं, गरीबी ऐसे तो दूर नहीं होगी, गरीबी के लिए तो, गरीबी दूर करने के लिए तो अलग से प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे, कुछ विशिष्ट प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे, विशिष्ट कार्यक्रम शुरू करने पड़ेंगे। विशिष्ट कार्यक्रम का मतलब उन कार्यक्रमों का उद्देश्य क्या होगा? गरीबी को दूर करना होगा। क्लियर तक? फिर लिखो इसलिए गरीबी निवारण कार्यक्रम, एक मिनट सॉरी मैं एक लाइन छोड़ गया अभी बीच में। रिसाव प्रभाव गरीबी को स्वतः दूर कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये सब दो जोड़ दो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और रिसाव प्रभाव स्वतः दूर कर देगा वहां से छोड़ा था ना मैंने, उसके आगे एक वर्ड और जोड़ दो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्लियर यहां तक? इसलिए गरीबी, क्या लिखा है मैंने? हाँ, गरीबी निवारण कार्यक्रम है। इसलिए गरीबी निवारण कार्यक्रम की शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना से हो गई। 5वीं पंचवर्षीय योजना से हो गई। तो गरीबी निवारण कार्यक्रमों की शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना से हो गई थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना से हो गई थी।
फिर लिखो इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा इसी अवधि में दिया था। गरीबी हटाओ का नारा इसी अवधि में दिया था, क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा इस योजना के दौरान दिया था। फिर लिखो आगे, गरीबी निवारण के लिए मजदूरी प्रदान करने, गरीबी निवारण के लिए मजदूरी प्रदान करने तथा स्वरोजगार प्रदान करने, मजदूरी प्रदान करने तथा एक मिनट, मजदूरी रोजगार कर लो इसको, मजदूरी रोजगार, इसमें ऊपर लिखा रहा हूं मजदूरी रोजगार। देखो रोजगार दो टाइप के होते हैं, एक तो मजदूरी रोजगार होता है, एक स्व रोजगार होता है। तो इसको आप ऐसे करो, मजदूरी रोजगार प्रदान करने तथा स्व रोजगार। समझ में आते, मजदूरी रोजगार प्रदान करने, अरे ऐसे रोजगार जैसे मान लो नरेगा में जो काम चल रहा है, रोजगार दे रहे हैं गवर्नमेंट है, लेकिन किस टाइप का रोजगार दे रही है? मजदूरी रोजगार। समझा कि नहीं? तो मजदूरी रोजगार प्रदान करने तथा स्वरोजगार प्रदान करने संबंधी कार्यक्रम में छठवीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किए गए छठवीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किए गए। फिर लिखो गरीबी निवारण कोमा लगाओ रोजगार प्रदान करने, गरीबी निवारण कोमा लगाओ रोजगार प्रदान करने तथा स्वरोजगार हेतु सरकार द्वारा समय समय पर निम्न कार्यक्रम शुरू किए गए। अब गवर्नमेंट ने समय समय पर जो रोजगार कार्यक्रम शुरू किए गए हैं वो आपको लिखने हैं। तो सबसे पहला लिखो आप समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, और शॉर्ट में इसको लिख सकते हो आप IRDP। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, समन्वित का मतलब इंटीग्रेटेड, ठीक है ना? तो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ये प्रोग्राम शुरू किया गया, लिख लो 1978-79। इसमें डिटेल की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना? आप 10 एक योजनाओं की आपको देखो डेट आपको याद रखनी पड़ेगी, डिटेल की जरूरत नहीं है। जहां पर डिटेल जरूरत होगी वो मैं लिखवा दूंगा आपको। तो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1978-79। दूसरा लिखो आप
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत भी कब हुई? 1978 89। ये दोनों प्रोग्राम एक ही साथ शुरू किए गए थे। अरे 1978 79 रहा, मैंने बता दिया ना, एक ही साल शुरू किए गए थे दोनों। तीसरा लिखो, ग्रामीण खेतीहर, ग्रामीण खेतीहर मजदूर रोजगार गारंटी कार्यक्रम, ग्रामीण खेतीहर मजदूर रोजगार गारंटी कार्यक्रम, ग्रामीण खेतीहर मजदूर रोजगार गारंटी कार्यक्रम। और ये कार्यक्रम लिखो अगस्त 1900, 15 अगस्त लिख लो, 15 अगस्त 1983, 15 अगस्त 1983। मेरे हिसाब से ये 3 प्रोग्राम आप बता सकते हो, बता सकते हो ना? करो देखिए कॉपी बंद, यही बता दूंगा। तो आप मुझे बताओ, अपने ये पढ़ लिया कि भारत में निर्धनता के कई कारण हैं, जैसे निम्न पूंजी उत्पादक, निम्न पूंजी निर्माण भी गरीबी का कारण है, और है आधारिक संरचना का अभाव भी गरीबी का कारण है, और जनसंख्या का दबाव भी गरीबी का कारण है, मांग की कमी भी गरीबी का कारण है, समाज या कल्याण संबंधी कार्यक्रमों का भी अभाव रहा है। इसके अलावा अपनी जो समृद्धि है वो रोजगार उत्पन्न नहीं कर पाई, रोजगार विहीन समृद्धि ने भी गरीबी को उत्पन्न किया है। तो कहने मतलब बहुत सारे कारण है। तो इन कारणों को दूर करने के लिए विशिष्ट प्रोग्राम कब शुरू किए गए? अगर प्रश्न आ जाए निर्धनता निवारण प्रोग्राम कब शुरू किए गए, तो आपका उत्तर होना चाहिए 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किए गए। देखो अभी 1978 79 5वीं पंचवर्षीय योजना की तो है। अरे 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि आपको पता है क्या? बताओ देखिए, कौन ध्यान है? 1969 से 74, क्योंकि एक मिनट सॉरी, देखो 1966 से 69 तो तीन एक साल की योजना हुई थी, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, योजना अवकाश नाम दिया था। फिर उसके बाद में 1969 से 74 ये कौन सी थी? चौथी पंचवर्षीय योजना थी। फिर 1974 से 79 ये आपकी कौन सी होगी? 5वीं योजना होगी। और 1978 79 में मैंने योजनाएं लिखाई आपको दो, कौन सी लिखाई है? IRDP लिखाई है, इसके अलावा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम लिखा है ना? अरे 2 योजनाएं लिखाई हैं, एक भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम या खेती हर मजदूर रोजगार गारंटी कार्यक्रम लिखा है ना आपको। ये कब हुआ था? 15 अगस्त 1983 को। थोड़ी देर बाद में पूछूंगा था कि बताओगे क्या तुम, ठीक है ना? फिर लिखो 1 अप्रैल, तीसरी है ना, चौथी है, 4 नंबर लिखो। 1 अप्रैल 1999, 1 अप्रैल 1999 को IRDP तथा कुछ अन्य योजनाओं, IRDP तथा कुछ अन्य योजनाओं को मिलाकर, कुछ अन्य योजनाओं को मिलाकर, अरे लिख ले तो मैंने क्या लिखा है? 1 अप्रैल 1999 को IRDP तथा कुछ अन्य योजनाओं को मिलाकर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना,
शुरू की गई स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू की गई। लिख लिया? जिसे 1 अप्रैल 2011 से जिसे 1 अप्रैल 2011 से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ब्रैकेट में लिख लेना NRLM, मतलब नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, लिवलीहुड मिशन लिख लिया आपने। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन नाम दिया गया, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन नाम दिया गया। दोबारा सुन लो, ये जो IRDP है ये कब शुरू हुआ? अरे IRDP 1 अप्रैल को थोड़ी हुआ था। IRDP शुरू हुई थी 1978-79 को। फिर IRDP कुछ और योजनाएं थी, जैसे उसमें ट्राइजम भी थी, 10 लाख कुआ योजना भी थी, सिट्रा भी थी, द्वाकरा भी थी। तो इस तरह से कई योजनाएं थी जो उसमें शामिल कर दी गई, और इनको शामिल करके 1 अप्रैल 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू कर दी गई थी। और फिर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का ही नाम चेंज कर दिया गया और उसको क्या बना दिया गया? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन उसको नाम दे दिया गया। याद रह जाएगी? कितनी होगी? 4। 5वीं लिखो। क्या करें इसको? चालू करें? अरे यार कोई गर्मी थोड़ी है तो। अरे कर दो भाई, कहां से चालू करना है? उस साइड से करो, देखिए इसको। बस। हम्म, चलो आगे लिखो भाई। 5वीं लिखो। वर्ष 1989-90, वर्ष 1989-90, वर्ष 1989-90 में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम, वर्ष 1989-90 में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा ग्रामीण खेती हरे मजदूर रोजगार गारंटी कार्यक्रम, ग्रामीण खेती-हरे मजदूर रोजगार गारंटी कार्यक्रम को सम्मिलित करते हुए जवाहर रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई, जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई। लिख लिया आपने? अगर प्रश्न आ जाए, ये बहुत बड़ी योजना थी उस समय, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई? 1989-90 में शुरू की गई जवाहर रोजगार योजना। अगर प्रश्न आ जाए कि जवाहर रोजगार योजना में कौन सी 2 योजनाओं को शामिल किया गया था? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम है। क्यों? और
एक भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, इसको भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम भी बोलते हैं उसको। क्वेश्चन लिखो एक, लिखो निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। पहला लिखो IRDP, पूरा नाम आ रहा है ना आपको, याद है? IRDP 1978-79। दूसरा लिखो जवाहर रोजगार योजना 1989-90। तीसरा लिखो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये लिखो 1 अप्रैल 1999। और 4 नंबर लिखो भूमिहीन, एक मिनट, भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम 1991। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? 4 नंबर सही नहीं है। तो भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो आप याद रखना, कब? 15 अगस्त 1983, याद रखना। लिख लिया आपने? अब आप एक प्रश्न इसमें और बताओ, आप इसके अंदर मुझे बताओ कि IRDP मतलब समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को कौन सी योजना में सम्मिलित कर दिया गया था? है? तो आपका उत्तर होना चाहिए IRDP के साथ कुछ और योजनाएं थी, उन योजनाओं को IRDP और योजनाओं को मिलाकर के एक नई योजना गवर्नमेंट ने शुरू कर दी थी। वो कौन सी थी? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। कब शुरू हुई थी? 1 अप्रैल 1999 को। और जवाहर रोजगार योजना, देख के मत बताना भाई, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की थी? 1989-90 में। अब आप मुझे बताओ, देखना मत कॉपी में, जवाहर रोजगार योजना में कौन सी 2 योजनाओं को शामिल किया गया था? है? संपूर्ण राष्ट्रीय ग्रामीण विकास योजना, और दूसरा ही भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। बिल्कुल ठीक है, लिखो आगे। लिखो स्वर्ण जयंती, क्वेश्चन लिखो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो 1 अप्रैल 1999, 1 अप्रैल 1999 से शुरू की गई थी। 1 अप्रैल 1999 में शुरू की गई थी। के अंतर्गत निम्न में से कौन सी योजना को शामिल किया गया था? कौन सी योजना को शामिल किया गया था?
पहला लिखो IRDP, दूसरा लिखो TRYSM, ट्राइजम, SAM, तीसरा लिखो 10 लाख कुआ, हाँ 10 लाख कुआ योजना, मतलब MWS शॉर्ट में, मतलब मिलियन वेल्थ स्कीम। और 4 नंबर लिखो उपरोक्त सभी, तो इसमें कर देना आप उपरोक्त सभी, मतलब बाई चांस क्वेश्चन आ जाए तो इस तरह से उपरोक्त सभी। फिर नीचे लिखो, हाँ द्वाकरा, नीचे एरो का निशान लगाए, लिखो द्वाकरा, द्वाकरा तथा सिट्रा, द्वाकरा तथा सिट्रा योजना को भी, द्वाकरा तथा सिट्रा योजना को भी स्वर्ण जयंती, द्वाकरा तथा सिट्रा योजना को भी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में शामिल किया गया था। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में शामिल किया गया था। तो इसका मतलब है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में कई योजनाएं शामिल हो गई, IRDP हो गई, ट्राइजम हो गई, 10 लाख कुआ योजना हो गई, द्वाकरा हो गई, सिट्रा हो गई। ये योजनाएं 1 अप्रैल 1999 में कौन सी योजना में शामिल कर दी गई थी? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में शामिल कर दी गई थी। फिर उसके बाद में 2011 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का क्या नाम रख दिया गया? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन उसका नाम है रख दिया गया। कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो तो अगली लिखो, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कितने नंबर की है? 6 नंबर। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, और इसके ब्रैकेट में लिख लेना आप सितंबर 2001, सितंबर 2001। अगर आपके प्रश्न आ जाए कि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? सितंबर 2001, लिख लिया आपने? फिर लिखो इसी के अंदर, इसी में लिखो, इस योजना के अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, और जहां पर आपने जवाहर ग्राम समृद्धि योजना लिखा है वहां पर आप ब्रैकेट बना करके लिख दो 1 अप्रैल 1999, 1 अप्रैल 1999 को जवाहर रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना को पुनर्गठित करके, जवाहर रोजगार योजना को पुनर्गठित करके जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना नाम दिया था, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना नाम दिया था।
लिख लिया ना आपने? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना नाम है दिया था, पूरा है, दोबारा बोलो कंप्लीट। देखो मैंने योजना कौन सी लिखाई थी? संपूर्ण संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब शुरू हुई? सितंबर 2001 में। एक तो ये नाम आप दिमाग में बैठाओ कि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब शुरू हुई थी? सितंबर 2001 में। अब आपको मैं ये दो बातें बता रहा हूं कि इस योजना में दो योजनाएं शामिल की गई थी। मेरी बात सुनो आप। योजना कौन सी है? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में दो योजनाओं को शामिल किया गया था, जिसमें मैंने एक लिखा दी थी आपको। कौन सी थी? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। अभी आप एक बार लिखना मत। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना थी, और एक योजना थी रोजगार आश्वासन योजना। कौन सी थी? रोजगार आश्वासन योजना, रोजगार आश्वासन योजना। देखो रोजगार आश्वासन योजना है वो 2 अक्टूबर 1993 में शुरू की गई थी, और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1 अप्रैल 1999 में। अब मैं जो आपको लिखा है वो सुन लो आप दोबारा, फिर उसके बाद स्टार्ट कर देना आप। मैंने आपको लिखाया है कि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार आश्वासन योजना, ब्रैकेट में लिखाया है सितंबर 2001। फिर मैंने आपको लिखा है कि ये योजना है वो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, ये लिखा है ना मैंने। अब मैंने आपको लिखा है कि जवाहर ग्राम समृद्धि योजना कहां से आ गई? तो ये जवाहर ग्राम समृद्धि योजना है वो कौन सी योजना का नाम है? जवाहर रोजगार योजना का नाम है। किसका नाम है? जवाहर रोजगार योजना का नाम है, क्योंकि जवाहर रोजगार योजना 1989-90 में शुरू हुई थी, और जवाहर रोजगार योजना को ही पुनर्गठित करके 1 अप्रैल 1999 में क्या नाम दे दिया गया उसको? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना नाम दे दिया गया। मैंने वो लाइन लिखाई है, समझा कि नहीं? ब्रैकेट बंद करो, है लिख लिया क्या आपने? है देखो मैं लैंग्वेज बोल रहा हूं, मैं लैंग्वेज सुन रहा हूं, लैंग्वेज बोल रहा हूं। मैंने आपको लिखा है कि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ब्रैकेट में लिखा दिया सितंबर 2001। अब मैंने इसमें लिखा है कि इस योजना में, ये लिखा है ना मैंने, इस योजना में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, फिर मैंने ब्रैकेट में कुछ लिखाया होगा आपको, वो लिख लिया ना? नहीं लिखा तो अब लिख लो आप ब्रैकेट में। अरे तो दिमाग रखा करो क्लास के अंदर, कौन लिखियो? हाँ दोबारा बोल रहा हूं, ब्रैकेट में लिखना आप। ये जवाहर ग्राम समृद्धि योजना तो लिख लिया ना आपने? अब बैठिए आराम से, ध्यान ही गुनी कट्ठे ने के लिखा रहे हो, कौन लिखियो फिर? अब मतलब कट्ठे ही क्लास में नहीं है, तो जब आप क्लास में देख लो, बताए क्लास में नहीं हो आप तो क्या लिखा रहा हूं, क्या बता रहा हूं, आपको थोड़ी पता है। आपको ही कह रहा हूं, आप लोगों को। आप अब अब आने पता लगेगा कि हाँ बात तो आप नहीं करें। दोबारा सुन लो, मैंने आपको लिखा है अब दोबारा लास्ट बार बोलूंगा भाई, जिसको लिख लेगा वो लिख लेगा, रह जाएगा रह जाएगा बस। हाँ आज धीरे धीरे बोल रहा हूं मैं, धीरे धीरे आराम से। नहीं सुनो, मैंने आपको लिखा है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, फिर ब्रैकेट में लिखा दिया सितंबर 2001। फिर इसके आगे आप लिखो इस योजना में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, लिख लिया। फिर ब्रैकेट बनाओ, ब्रैकेट में क्या लिखा है? 1 अप्रैल 1999 को जवाहर ग्राम योजना, जवाहर रोजगार योजना को पुनर्गठित करके जवाहर ग्राम समृद्धि योजना नाम दिया गया। ये आपको ब्रैकेट में लिखना है। अरे जवाहर ग्राम समृद्धि योजना नाम दिया गया, इसको ब्रैकेट में लिख लिया ना आपने? हाँ आश्वासन आगे लिखा रहा हूं तो मैं। ब्रैकेट बंद करने के बाद में लिखो
तथा 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 रोजगार आश्वासन योजना, तथा रोजगार आश्वासन योजना, तथा रोजगार आश्वासन योजना। ब्रैकेट में लिखो 2 अक्टूबर 1993, 2 अक्टूबर 1993, ब्रैकेट बंद करके आगे लिखो को शामिल किया गया है, को शामिल किया गया है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, आराम से आप देख करके बता देना, परेशान मत होना, देख के बता देना आप, ठीक है ना। मेरा प्रश्न ये है कि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, अगर प्रश्न आ जाए कि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में कौन सी 2 योजनाओं को शामिल किया गया था, बताओ। देखिए तो आपका उत्तर आ जाएगा जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और रोजगार आश्वासन योजना। अब मान लो प्रश्न मैंने पूछ लिया कि जवाहर ग्राम समृद्धि योजना कब शुरू की गई थी, 1 अप्रैल 1999। अब मैं कहूं कि जवाहर ग्राम समृद्धि योजना कौन सी योजना का नाम था, जवाहर रोजगार योजना का था। इसका मतलब हो गया कि जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुई थी, 1989-90 में। जो 1989-90 में जवाहर रोजगार योजना शुरू हुई थी, उसी को पुनर्गठित करके उसका नाम चेंज कर दिया गया और उसका नाम रख दिया गया जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। कब, 1 अप्रैल 1999। फिर मैंने पूछ लिया आपसे कि रोजगार आश्वासन योजना कब शुरू हुई थी, 2 अक्टूबर 1993 में। क्लियर है ना आपके। तो इसका मतलब है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब शुरू हुई थी, सितंबर 2001 में शुरू हुई थी। इसमें 2 योजनाएं शामिल की गई थी, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और रोजगार आश्वासन योजना। रोजगार आश्वासन योजना कब शुरू हुई थी, 2 अक्टूबर 1993 में। अब कोई अगर आदमी नई परीक्षा दे रहे हो है ना, वो भी अड़े बैठ जाए तो भी कभी याद हो जाए। जिन्हें परीक्षा देने से कोई मतलब को नहीं है, भी कभी याद हो जाए तो तार तो उद्देश्य परीक्षा पास करनो, तो थान तो याद रखनी है। अरे सारी याद हो जाए करें, कोई एक बात है याद क्यों नहीं हो। मैं बोर्ड पर उन योजनाओं का नाम लिखूंगा और आप उनकी साल बताते जाना, ठीक है ना, बता दोगे ना। मैं बोर्ड पर सिर्फ योजना का नाम लिखूंगा, आपको क्या बताना है, उसकी साल बतानी है आपको। या फिर मैं साल लिख दूं, योजना का नाम आप बता दो। आपको इजी काम कौन सा लग रहा है आपको, साल बताओगे वो लिखो। कॉपी बंद करो आप, बंद करो, देखिए कितना है। मैं योजना का नाम लिखूंगा और आपको बताना है ये योजना कब शुरू हुई थी और इस योजना में कौन कौन सी योजना को शामिल किया गया था। क्लियर है यहाँ तक है। एक काम और दिया आपको कि कौन सी योजना में कौन सी योजना शामिल की गई थी। कॉपी बंद करना ईमानदारी से भाई, अगर कॉपी बंद नहीं करोगे तो फिर याद नहीं होगी। आप कॉपी बंद कर दो आप। हाँ, एक योजना है IRDP 1900, कहीं तो अभी बता दियो 1989-90 बता दियो क्या तो। तो IRDP शुरू की गई थी 1978-79 को। अब IRDP को कौन सी योजना में शामिल कर दिया गया था, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में शामिल कर दिया था। और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 को शुरू किए गए थे। क्लियर है यहां तक। एक IRDP के नीचे एक योजना और लिखाई थी आपको, कौन सी थी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना। चलो एक छोड़ो उसको, आप मुझे बताओ कि एक, कोई बात नहीं, जवाहर रोजगार योजना ये तो लिखाई थी ना मैंने। जवाहर रोजगार योजना की साल में लिख देता हूं आपको, 1989-90।
आप तो मुझे ये बताओ कि जवाहर रोजगार योजना में कौन कौन सी योजनाओं को शामिल किया गया था? एक तो कौन सा था? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना। और दूसरा कौन सा था? आप चाहे इसको ये बोल सकते हो भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। ये था ना? तो भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 1983 को, 15 अगस्त 1983 को शुरू हुआ था। कोई दिक्कत नहीं आते के? अच्छा, फिर आपको मैंने ये लिखाया होगा कि जवाहर रोजगार जो योजना है उसको भी फिर पुनर्गठित कर दिया गया 1 अप्रैल 1999, और इसको पुनर्गठित करके इसका नाम रख दिया गया जवाहर जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। क्लियर है? एक संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना भी शुरू की गई थी। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? सितंबर 2001 में शुरू की गई। और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में 2 योजनाओं को शामिल किया गया था। एक तो आपकी जवाहर ग्राम समृद्धि योजना थी, दूसरी रोजगार आश्वासन योजना। रोजगार आश्वासन योजना शुरू की गई थी 2 अक्टूबर 1993। चलो तो लिखो, अब आ गया। अब लिखो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। कितने नंबर के है? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। और इसके आप यहाँ पे ब्रैकेट बना करके लिख लो दिसंबर 1997। दिसंबर 1997 लिख लिया? लिखो, ये योजना यह योजना केवल शहरी क्षेत्र के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने, केवल शहरी क्षेत्र के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। लिख लिया आपने? फिर लिखो इसके अंदर एक लाइन और लिखो। 1 अप्रैल 2009 को इसे पुनर्गठित करके 1 अप्रैल 2009 को इसे पुनर्गठित करके इसमें 5 बिंदु शामिल किए गए। 5 बिंदु शामिल किए गए। अर्थात ये योजना 5 हिस्सों में बांट दी गई। 5 हिस्सों में बांट दी गई। अगर प्रश्न आ जाए आपके कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब पुनर्गठित की गई? 1 अप्रैल 2009 को। इसके 5 पार्ट बना दिए गए। बस इसमें इतना ही लिखना आपको। अब लिखो आप महात्मा गांधी, अगली योजना लिखो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम लिख लिया ने, और ब्रैकेट में लिख लो मनरेगा। इसमें आपको 5-7 लाइन इसके अंदर लिखाऊंगा भाई मैं, मनरेगा के अंदर। वैसे तो आपको पढ़ रखा होगा, ये पढ़ रखा है ना आपने मनरेगा? नहीं पढ़ रखा? चलो तो लिखो, मनरेगा लिखो। देखो राष्ट्रीय रोजगार, इसके आगे लिखा रहा हूं राष्ट्रीय रोजगार, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 को 2 फरवरी 2006, 2 फरवरी 2006 से लागू किया गया। दो फरवरी 2006 से लागू किया गया। तो अगर प्रश्न आ जाएगी मनरेगा योजना कब शुरू की गई थी? 2 फरवरी 2006 से लागू की गई थी। क्लियर थी बात? और यह अधिनियम 2005 का था। फिर लिखो, इस योजना के अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार, प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को, प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को 100 दिन का, 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने, 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी दी गई। 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी दी गई। क्लियर थी बात? फिर लिखो नीचे, रोजगार आवेदन के, रोजगार आवेदन के 15 दिन के भीतर, रोजगार आवेदन के 15 दिनों के भीतर उपलब्ध कराया जाएगा। हाँ, ज्वाइनिंग 15 दिन में। हाँ, रोजगार आवेदन के 15 दिनों के भीतर उपलब्ध कराया जाएगा। क्लियर यहां तक है? फिर लिखो, मजदूरी का भुगतान, मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के अंदर, मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के अंदर बैंक या डाकघर, बैंक या डाकघर के माध्यम से किया जाएगा। बैंक या डाकघर के माध्यम से किया जाएगा। लिख लिया आपने? बैंक या डाकघर के माध्यम से किया जाएगा। फिर लिखो, लाभार्थी को, लाभार्थी को, लाभार्थी कौन होगा? हाँ, जिसको रोजगार मिला है। लाभार्थी को निशुल्क, लाभार्थी को निशुल्क फोटो युक्त, फोटो युक्त, अरे उसका चित्र भी होगा उस पर, लाभार्थी को फोटो युक्त जॉब कार्ड, फोटो युक्त जॉब कार्ड निशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा।
फोटोयुक्त जॉब कार्ड निशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। ऐसे ऐसे पॉइंट के पॉइंट पूछते हैं इस एग्जाम में। फोटोयुक्त जॉब कार्ड निशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। लिख लिया आपने? फिर लिखो नीचे। एक मिनट रुको यार। है क्या भाई? प्रावधान ये है। अब क्या होता है क्या नहीं होता उससे क्या मतलब है? प्रावधान क्या किया गया वो लिखना है आपको। आगे लिखो। लाभार्थियों में 33% मतलब 33% महिलाओं का होना आवश्यक है। लाभार्थियों में 33% महिलाओं का होना आवश्यक है। लिख लिया आपने? अरे इसका मतलब लाभार्थियों में 33% कौन होंगी? महिलाएं होंगी। महिलाओं का इसमें रिजर्वेशन कितना है? 33% रिजर्वेशन है इसमें। फिर लिखो। इस योजना में मशीनीकरण एवं ठेका प्रणाली मशीनीकरण एवं ठेका प्रणाली निषेध है। मशीनीकरण एवं ठेका प्रणाली निषेध है। अरे खाड़ा जेसीबी कौन खुदाया जाएगा? ठीक है ना? जो गड्ढे खुदाएंगे वो जेसीबी नहीं या मिट्टी डलवानी है तो वो कोई लोडर से नहीं डलवाई जाएगी, लोगों से नहीं डलवाई जाएगी। ठेका प्रणाली जहाँ कोई लेबर जाके हो तो मन दे दो ठेको साहब हो, या कोई ठेकेदार कहे भाई इतनी मिट्टी खुदवा करके यहाँ डलानी है, तो इसमें ठेका प्रणाली भी नहीं है, इसमें कोई मशीनीकरण नहीं है। सारा कार्य कौन करेंगे? मजदूरी से करवाया जाएगा। पूरा काम मजदूरी से करवाया जाएगा। इसमें इसके मशीनों का काम नहीं होगा, ठेका से काम नहीं होगा। फिर लिखो, इसके आगे लिखो। कार्य की योजना सुपरविजन मतलब पर्यवेक्षण, कार्य की योजना पर्यवेक्षण मतलब सुपरविजन का दायित्व पंचायतों को दिया गया है। कार्य की योजना व पर्यवेक्षण का दायित्व या दायित्व इस जगह क्या मिल जाए? अधिकार मिल जाए। का अधिकार मतलब का दायित्व या अधिकार किसको दिया गया है? पंचायतों को दिया गया है, मतलब ग्राम पंचायतों को दिया गया है। फिर लिखो। सामाजिक अंकेक्षण, इसी में लिखना आपको। सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा। सामाजिक अंकेक्षण, अरे ऑडिट भी होगी ना इसके। अंकेक्षण ऑडिटिंग, सोशल ऑडिट भी होगी ना इसकी। सामाजिक अंकेक्षण कौन करेगा? ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा। मेरी बात समझ आ गई होगी आपके? कहने मतलब कार्यों की योजना बनाने पंचायतों को दिया गया अधिकार है, उनका सुपरविजन करने का काम भी किसको दिया गया है? ग्राम पंचायतों को दिया गया है। इसकी सोशल ऑडिट कौन करेगा? ग्राम सभा इसकी क्या करेगी? सोशल ऑडिट करेगी। फिर लिखो। मजदूरी की लागत, मजदूरी की लागत मजदूरी की लागत का 90%, मजदूरी की लागत का 90% भाग केंद्र सरकार द्वारा
वहन किया जाएगा। मजदूरी की लागत का कितना परसेंट है? 90% भाग कौन वहन करेगा? केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। लेकिन लेकिन आवेदन के 15 दिन, लेकिन आवेदन के 15 दिन के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं करवाने पर रोजगार उपलब्ध नहीं करवाने पर संपूर्ण बेरोजगारी भत्ता राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। संपूर्ण बेरोजगारी भत्ता राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। लिख लिया ना आपने? अब आप मुझे बताओ कि राज्य सरकारों को रोजगार देने में फायदा है कि रोजगार नहीं देने में फायदा है? रोजगार देने में फायदा है। इसका मतलब ये जो योजना है वो राज्य सरकारों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए प्रोत्साहित करती है। समझा कि नहीं? रोजगार उपलब्ध कराने के लिए क्या करती है? प्रोत्साहित करती है, उनको डर दिखाती है कि अगर आप रोजगार देते हो और मजदूरी के ऊपर आपका जितना खर्चा लगता है उसमें 90% कौन दे देगी? सेंट्रल गवर्नमेंट दे देगी आपको। तो आपको तो कितना देना है? सिर्फ 10% देना है। लेकिन आपने यदि रोजगार नहीं दिया तो पूरा का पूरा बेरोजगारी भत्ता किसको देना पड़ेगा? राज्य सरकारों को देना पड़ेगा। तो इसमें फायदा किसमें है? रोजगार देने में। इसलिए ये एक योजना है ऐसी है जो राज्य सरकारों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने के लिए मोटिवेट करती है, उनको प्रोत्साहित करती है? कल है? कल क्या करवाऊंगा? कल देखेंगे क्या करवाएंगे। हाँ, ये अभी पूरा थोड़ी हुआ तो। अरे वो आगे बहुत है। फिर लिखो, आगे लिखो। अरे अभी तो नरेगा चल रही है आपकी। नरेगा में इसमें प्रश्न आते हैं इस टाइप के। आजकल प्रश्न वो नहीं आते कि कब शुरू की थी, क्या की गई थी। पर इस तरीके से जो मैंने पॉइंट लिखे हैं, हर पॉइंट में क्वेश्चन है। आप फिर लिखो, नरेगा के अंतर्गत जल संरक्षण, भू संरक्षण, जल संरक्षण, भू संरक्षण, सड़क निर्माण, पौधारोपण आदि कार्य करवाए जाएंगे। इसमें बात है भाई नरेगा में किस टाइप के काम होंगे। तो जल संरक्षण जमीन संबंधी काम कहने मतलब पहले का कोई तालाब वगैरह है उसको खुदवाने का, उसको ठीक करने का काम हो जाएगा। इसके अलावा भू संरक्षण है जिसमें आप वानिकी वगैरह ये शामिल कर सकते हो। मतलब भूमि की कटाव रोकने संबंधी जो भी काम है वो सारे इसमें आ जाएंगे। सड़क निर्माण संबंधी जो भी कार्य है वो इसमें आ जाएगा। तो इस तरह के काम इसमें नरेगा के अंतर्गत करवाए जाएंगे। फिर लिखो, नरेगा श्रमिकों की मजदूरी को वर्ष 2011 से नरेगा श्रमिकों की मजदूरी को, लिख लिया ना आपने? नरेगा श्रमिकों की मजदूरी को वर्ष 2011 से कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता सूचकांक, कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता सूचकांक से जोड़ा गया है।
2011 से मैंने क्या बताया भाई, जो नरेगा के जो लेबर हैं, तो नरेगा के लेबर को जो मजदूरी दी जाती है उस मजदूरी को किससे रिलेटेड कर दिया गया, कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता सूचकांक से उसको क्या कर दिया गया, रिलेटेड दिया गया। मतलब सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर है, एग्रीकल्चर लेबर से इसको क्या कर दिया गया, रिलेटेड कर दिया गया। देखो, जिससे जिससे विभिन्न राज्यों जिससे विभिन्न राज्यों में नरेगा श्रमिकों जिससे विभिन्न राज्यों में नरेगा श्रमिकों की मजदूरी दरें भिन्न भिन्न हैं, मजदूरी दरें भिन्न भिन्न हैं। क्लियर है यहां तक? अब राजस्थान में नरेगा श्रमिक की मजदूरी कितनी है भाई, अलग राज्यों में अलग अलग है ना, बताओ। देखिए 220 रुपए होनी चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, लिखो, राजस्थान में नरेगा श्रमिक की मजदूरी 220 रुपए, 220 रुपए प्रतिदिन। भाई अलग अलग राज्यों की अलग अलग है ना। अरे वो तो अलग है, वो चीज अलग है। अकुशल श्रमिक, फिर एक कुशल श्रमिक, उच्च श्रेणी कुशल, वो अलग अलग है। मैं बात कर रहा हूं नरेगा श्रमिक की जो मजदूरी है ना, वो कितनी है, 220 रुपए। जो आपको पता है कि भाई जो अकुशल श्रमिकों की जो मजदूरी दी जाती है उससे भी क्या है, कम है। ठीक है ना। जो क्या करते हैं, क्या करवासी हो, तो अभी फॉर्म थोड़ी नहीं, टाइम क्या हुआ है कि बताओ मुझे, 1 बज गया। अरे यार फिर तो टॉपिक ही पूरा नहीं हुआ। चलो एक ये तो पूरा करो आप, ये तो लिखो आप। हाँ, क्या लिखा है मैंने आपको, 220 रुपए है जो अकुशल श्रमिकों के लिए, जो अकुशल श्रमिकों के लिए निर्धारित मजदूरी से कम है, जो अकुशल श्रमिकों के लिए निर्धारित मजदूरी से कम है। एक मुझे बताओ कि अगर प्रश्न आ जाए कि नरेगा जो योजना है उसमें रोजगार की गारंटी दी गई है, तो किस तरह का रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी दी गई है, किस तरह का रोजगार, तो आपका उत्तर होना चाहिए अकुशल श्रेणी का रोजगार। ये लाइन और लिख लो फिर तुम। कहते हैं मांगला जो साहब मान तो बैंक ही चाहे बैंक में मिले, ये भी साहब से नहीं। लिखो, नरेगा के अंतर्गत अकुशल प्रकार का रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी है, अकुशल प्रकार का रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी है। बस एक क्वेश्चन और लिख लो इसके ऊपर आप, लिखो, मनरेगा के संबंध में, मनरेगा के संबंध में सही है, मनरेगा के संबंध में सही है। पहला लिखो, यह योजना संपूर्ण देश में, यह योजना संपूर्ण देश में 1 अप्रैल 2008 से लागू हुई, पूरे देश में लागू कब हुई, 1 अप्रैल 2008 से। फिर लिखो दूसरा, इस योजना का नाम है 2 अक्टूबर 2009
2 अक्टूबर 2009 को परिवर्तित किया गया। 2 अक्टूबर 2009 को परिवर्तित किया गया। तीसरा लिखो, प्रारंभ में यह योजना देश के 200 जिलों में शुरू की गई थी। देश के 200 जिलों में शुरू की गई थी, जिसमें राजस्थान के 6 जिले शामिल थे। जिसमें राजस्थान के 6 जिले शामिल थे। और 4 नंबर लिखो, उपरोक्त सभी है? तो इसमें कर दो आप उपरोक्त सभी। आपको सिर्फ उपरोक्त सभी याद नहीं रखना है, तीनों ऑप्शनों में प्रश्न है, ठीक है? तो तीनों चीजें याद रखनी है आपको।